अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कबायली बंधु को दलित बंधु की तरह किया जाएगा नाफिज। अवाम बीआरएस को लाए बरसर इख्तिदार। पालाकुर्ती में मुनक्किदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। जाना रेड्डी अपनी बात पर कायम नहीं रहे। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में अवामी मसाइल को किया गया नजरअंदाज। हालिया में मुनक्किदा नागार्जुना सागर हल्का बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। क्या हम तेलंगाना को खस्साई के हाथ में दे दें? रियासत की तरक्की बीआरएस के इख्तिदार से ही मुमकिन। हैदराबाद तेलंगाना की इख्तिसादी क़ुव्वत। तेलंगाना आईटी सेक्टर में पहले नंबर पर। तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के इजलास से केटीआर का खिताब। बीआरएस हुकूमत में ही अक़लियतें महफूज। बीआरएस ही अक़लियतों की हकीकी हमदर्द। वरंगल ईस्ट के बीआरएस उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तरक्याती और फलाही प्रोग्राम ही बीआरएस की कामयाबी की ज़ामिन। तीसरी बार केसीआर की क़यादत में बीआरएस हुकूमत होगी कायम। सनतनगर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। आंध्राई हुक्मरानों ने दिल्ली की जमातों से मिली भगत करके तेलंगाना को दोबारा लूटने के लिए हैं तैयार। करीमनगर के कोत्तापल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वज़ीर कमलाकर का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि कबायली बंधु को दलित बंधु की तरह नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने पालाकुर्ती हल्के में मुनक्किदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल कांग्रेस पार्टी ने इस रियासत पर 50 साल हुकूमत की थी और मेरे से मोटे और लंबे कद वाले शख्सियात वज़ीर आला बन गए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना काफ़ी नहीं है। केसीआर ने सवाल किया कि उस वक्त के हुक्मरानों ने कम अज़ कम पीने का साफ और शफाफ पानी क्यों नहीं दिए? कृष्णा और गोदावरी नदियों के दरमियान उस ज़मीन को पानी देने का गुनाह दूर नहीं हुआ है। लंबाड़ी तबक़ात अपनी टांडे में अपनी बादशाही चाहते थे, लेकिन इसकी परवाह नहीं की गई। हमने इस हल्के में पंचायत के तौर पर 49 तांडों को तश्कील दिए हैं। इसी तरह कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में 10% इजाफा किया गया है। दलित बंधु की तरह हमने कहा है कि अगर कबायली बच्चे ज़मीन और नौकरी के बगैर होंगे तो हम कबायली बंधु को देंगे। हम इसे जरूर नाफिज करेंगे। आज दलित समाज के बच्चों को सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क के किसी वजीर आजम, वजीर आला या किसी पार्टी ने कभी दलितों के बारे में सोचा है? दलितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। केसीआर ने ही दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ किया है। केसीआर ने कहा कि दलित बंधु किस्तों में आप सबके पास आएंगे। पालकुर्ती का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम पहले 2 सालों में गांव को 100 से 150 मकानात देंगे। तमाम दरियाओं पर चेक डैम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी में इजाफा हो गया है। कांग्रेस की हुकूमत में मवेशियों के लिए घास नहीं थी, जिसके नतीजे में उन्हें ज़बीहा खानों में फरोख्त कर दिया जाता था। पीने के पानी और आपाशी के पानी और बर्क़ी के मसाइल थे। किसान रात को कुआं पर जाएं तो सांप उन्हें डस देता और वो मर जाते थे। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वो सारे मुश्किलात का खात्मा हो गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक्कद होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि रियासत को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके। అదే విధంగా నా గ్రామానికి పేదవాళ్ళు ఎక్కున్నారు, లంబాడలు ఎక్కున్నారు, గిరిజనులు ఎక్కున్నారు, దళిత వర్గం ప్రజలు ఎక్కున్నారు. కాబట్టి గ్రామానికి 100-150 ఇల్లు కావాలని అడిగింది. తప్పకుండా 100% మొదటి 2 నెలలనే ఆ ఇల్లు కూడా మంజూరు చేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నా. చెక్ డ్యామ్ దయాకర్ రావుకు మేము పేరు పెట్టినాం. ఈయన పేరు దయాకర్ రావు కాదు, చెక్ డ్యామ్ రావు అని పేరు పెట్టినాం. ఎందుకంటే అన్ని బాగుల మీద అప్పుడు వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ బ్రహ్మాండంగా 35-40 చెక్ డ్యాములు కట్టినాడు. దాంతో భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి. అద్భుతమైన బోర్లు నీళ్లు పోస్తా ఉన్నాయి. అందుకోసం దయచేసి కరెంటు విషయంలో, మీ బతుకుల విషయంలో, మీ యొక్క బాధల విషయంలో ఎవరుంటే బాగుంటుంది, ఎవరుంటే మనం మంచిగుంటాం. చిన్న చిన్న విషయాలు పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఇవన్నీ పెద్ద సమస్యలు కావు. ఆయన అడిగినటువంటి ఆ దేవాలయం భూములు కానీ మరొకటి కానీ చేయలేని పనులు కావు. మండలాలు గిండలాలు అవన్నీ పెద్ద ఇష్యూయే కాదు. అది ఈజీగా చేయవచ్చు.
నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటే, నేను చెప్పిన విషయాలను మీరు ఆలోచించండి. ఇది పోరాటాల పురిటిగడ్డ, దైవ భక్తి ఉన్నటువంటి గడ్డ, పోతన గారు పుట్టినటువంటి గడ్డ, బందగి దొడ్డి కొమరయ్య చాకలి ఐలమ్మ కూడా పుట్టినటువంటి గడ్డ ఈ గడ్డ, ఈ పాలకుర్తి గడ్డ. మీరందరూ పోరాటానికి వారసులు. అందుకే మిమ్మల్ని నేను కోరేది, ఈ సీటీలు గీటీలు ఆవేశం బంద్ చేసి 30 తారీఖు తర్వాత దయాకర్రావు గెలిచినాక జోరు కొడదాం. సీటీలు గెలిపించుకొని కొట్టాలి. సీటీ ఇవాళ కొట్టుడు కాదు. నేను చెప్పిన విషయాలు మన బతుకులకు సంబంధించినటువంటి. ఒక చిన్న తప్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. ఎందుకు? ఉన్న తెలంగాణను ఉడగొట్టినోడెవడు? ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా. ఎంత గొడగొడ ఏడిసినాం. చివరికి పశువులకు మన గోదలకు గడ్డి లేకపోతే వాటిని కూడా కబేలాలకు అమ్ముకున్న పరిస్థితి. సాదుకోలేక మంచినీళ్లకు, సాగునీళ్లకు, కరెంటుకు ఎట్లా ఉండే కరెంటు, రాత్రి జరిసేపు పొద్దాక జరిసేపు అవి వెటవై పాములు గరిచి చచ్చిపోవుడు, ఈ బాధలన్నీ పొడగొట్టినాం. ఇయ్యాలి అది కాకుండా ఇయ్యాలి నిన్నయాలనే కొంచెం ముఖం తెలివి అవుతా ఉన్నాం. ఈ ముఖం తెలివే తెలంగాణ మరింత తెలివికి రావాలి కానీ మనం ఇంకా మళ్ళీ వెనుకకు పోవద్దు. ఈ దుర్మార్గమైన కాంగ్రెస్ గెలిస్తే నాకు తెలుసు పాలకుర్తిలో ఏం జరుగుతుందో. అమెరికా నుంచి విమానంలో వచ్చి 5 రోజులు మురిపించేటోడు మనకు రేపు కిరీటం పెడతాడా? టోపీ పెట్టి మళ్ళా విమానం ఎక్కుతారు తప్ప ఇక్కడ ఉండరు. ఇక్కడ పొద్దాక తెలంగాణ మీ మధ్య ఉండి కరోనా వచ్చినా ఇంకోటి వచ్చినా మీ మధ్య ఉండి మీకోసం తన్లాడే వ్యక్తి దయాకర్రావు. ఆయన్ని గెలిపించుకుంటే 100% మళ్ళీ ఆయన గవర్నమెంటే వస్తుంది. చివరికి నేను ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా మీకు. దయాకర్రావు నేను హెలికాప్టర్ దిగంగానే రందిపడ్డాడు. సార్ ఇంకా సగం మంది బయటనే ఉన్నారని. అవి నాకు కన్నెంత దూరం కనబడితే అంత దూరం మందే ఉన్నారు. ఇదేం రందిపడక దయాకర్, మీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసిండ్రు. ఈ సమావేశంలో దాదాపు 1,00,000 మంది కనబడతా ఉన్నారు. 1,00,000 మంది. ఈ వచ్చుడు, ఈ ఆవేశం కాదు. 30వ తేదీ నాడు కూడా దయచేసి యువకులు, ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ప్రతి ఒక్క ఓటు పోల్ చేయించి మన తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టే పార్టీ, తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డ పార్టీ, 100 మంది చనిపోయి బలై తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ కనుక ఖచ్చితంగా దయాకర్రావు గారి కారు గుర్తుకే ఓటేసి బీఆర్ఎస్ని గెలిపించాలని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నా. మీరు కోరిన కోరికలు గొంతెమ్మ కోరికలు కావు. తప్పకుండా వాటిని తీర్చే శక్తి కేసీఆర్కి ఉంది. చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం. అందుకోసం ఇప్పుడు ఏర్పాటు కొడతారు కొట్టిన సీటీలు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే, జై తెలంగాణ. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जाना रेड्डी ने कहा कि अगर 24 घंटे बिजली फराहम की जाए तो 2 साल में नहीं बल्कि 4 साल में कांग्रेस पार्टी का खंडवा निकालकर गुलाबी खंडवा पहनूंगा। हमने 1.5 साल के अंदर 24 घंटे बिजली फराहम किया है, लेकिन जाना रेड्डी अपनी बात पर कायम नहीं रहे और उनकी पार्टी नहीं बदली, गुलाबी खंडवा नहीं पहना। वजीर आला केसीआर ने हालिया में मुनक्किदा नागार्जुन सागर हल्के की बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिम्मत से काम करके तमाम तबकात की हिमायत करने की कोशिश नहीं की। जाना रेड्डी एक अजीम लीडर थे, वो वजीर थे, वो अपोजिशन लीडर थे। मेरे वजीर आला के दौर के आगाज में बिजली के मसाइल शदीद थे। आपको वक्तन फौकतन सागर का पानी मिलता था। महबूबनगर और मेदक अजला के लोगों ने नकले मकानी की हैं। रामचंद्र मवेशियों के लिए घास या जबीहा खानों को बेचकर अपना पेट पालता था। केसीआर ने कहा कि मालियाती माहिरीन से 3 से 4 माह तक बड़ी मुश्किल से बातचीत के बाद हम आगे बढ़े। हमने यकीनी तौर पर मौजूदा मामले में अच्छा फैसला किया है। असेंबली में खिताब करते हुए ऐलान किया था कि 2 साल में ज़राअत को 24 घंटे बिजली फराहम करूंगा। जाना रेड्डी उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। केसीआर 2 साल में नहीं, आप 4 साल में इख्तिदार भी दे दें तो बताएं, तो मैं कांग्रेस का खंडवा उतार कर गुलाबी खंडवा पहनूंगा और आपका कारकुन बनकर काम करूंगा। लेकिन 1.5 साल से भी कम वक्त में मैंने 24 घंटे बिजली दिया और मैं कामयाब हूं, जबकि जाना रेड्डी अपनी बात पर कायम नहीं रहे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बीआरएस उम्मीदवारों को अपना वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। అదే సమయంలో
వీళ్ళ వెనుక ఉన్న పార్టీలు ఏంటి, ఏ పార్టీ యొక్క చరిత్ర ఏంది, ఏ పార్టీ యొక్క నడవడిక ఏంది, వాళ్ళ చేతికి అధికారం ఇస్తే ఏం చేసిండ్రు, ఎట్లా ప్రవర్తించిండ్రు, ఇవి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. ఇక్కడ అరిసే గుంపున్న చిన్నది, అరసుడు బంద్ చేయండి, ఒక 5 నిమిషాలు సైలెంట్గా ఉండండి. వాళ్ళని అరవద్దంటే మిమ్మల్ని అరవమని కాదు కదా, 5 నిమిషాలు సైలెంట్గా ఉండండి. విషయాలు చెప్పినాం, అవన్నీ కూడా కార్యకర్తలు మీరందరూ దయచేసి ప్రజల దృష్టిలోకి తీసుకొని పోవాలి. మిగిలిన 10-15 రోజుల టైంలో ప్రతి మనిషి దగ్గరికి ఆ సందేశం పోవాలి, ఆ పని మీరు చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. వృత్తి పని వాళ్ళు ఉన్నారు, సరే చదువుకున్న పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, అది వేరే సంగతి. మత్స్యకారులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేపలు పెంచే పరిస్థితి ఎవడన్నా ఆలోచన చేసిండా? ఈరోజు తెలంగాణ మత్స్యకారులు 33,000 కోట్ల రూపాయల చేపలు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదిగినారు. గొల్ల కుర్మ సోదరులు ఉన్నారు, ఎన్నడన్నా గొర్రెలు మంచే కార్యక్రమం చేసిండ్రా? ఇలా తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ చేపట్టిన గొర్రెల పెంపకంతో ఇండియాలోనే నంబర్ 1 స్థానానికి పోయింది. కొద్ది రోజులలో మిగతా కూడా పంపిణీ అయిపోతే మాంసం ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మనం పోతా ఉన్నాం. ఈ విధంగా వివిధ పని వాళ్లకు, దళితులకు దళిత బంధు కావచ్చు, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చరిత్రలో ఎప్పుడు విననటువంటి రాజకీయ నాయకులు చేస్తారు అని మనం అనుకోనటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తెచ్చి మీ ముందు పెట్టింది. మరి ఇలా పెద్ద ప్రమాదం వస్తూ ఉంది. ధరను తీసేసే వాళ్ళు, 3 గంటల కరెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, 10 HP మోటార్ పెట్టుకోమని చెప్పేవాళ్ళు, వాళ్ళు రాజ్యానికి వస్తే మరి రైతుల గతి ఏమవుతుందో ఆలోచన చేయండి. అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవన్నీ ఆలోచించి మీరు ఓటేసినట్టయితే మీకు లాభం జరుగుతుంది. ఇక్కడున్న జానారెడ్డి గారి గురించి నేను విమర్శ చేయదలుచుకోలేదు, కానీ ఆయన పీరియడ్లో అప్పుడు ఆయన R&B మినిస్టర్ అన్నప్పుడు 4 రోడ్లు తప్ప ఆ తర్వాత ఇటువంటి కార్యక్రమం ఏమీ జరగలేదు. రేపు కూడా జరిగేదేమి ఉండదు. భగత్ యువకుడు మీ మధ్య ఉంటాడు, బలహీన వర్గాల బిడ్డ. వాళ్ళ తండ్రి కూడా నరసింహయ్య గారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యోధుడు. ఆయన చాలా రోజులు ప్రజాసేవ చేసినాడు. అకస్మాత్తుగా ఆయన చనిపోతే ఆయన కొడుకే ఇచ్చి నేను వచ్చి పోయిన ఉప ఎన్నికలలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన, దయచేసి భగత్ను గెలిపించండి, మంచి యువకుడు, మీకు సేవ చేస్తారని నేను చెప్పినా. ఇప్పుడు కూడా నేను మీ అందరినీ మనవి చేస్తా ఉన్నా, మంచి ఉత్సాహమైనటువంటి యువకుడు, LLB చదువుకున్నవాడు, విద్యావంతుడు, ఇటువంటి వినయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వస్తే కులం మతం లేకుండా నాగార్జున సాగర్ అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా మేలు జరుగుతుంది, లాభం జరుగుతుంది. కాబట్టి యువకుడు భగత్ను హృదయపూర్వకంగా మీరు హత్తుకొని, గుండెలకు హత్తుకొని గెలిపియండి. మీ అభివృద్ధి నా బాధ్యత, నేను చేయిస్తా అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా. वज़ीर IT व बल्दी नाज़्म व नस्ग़ के तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना की इक़्तिसादी क़ुव्वत है। उन्होंने कहा कि रियासत की GDP का 45 से 50% यहाँ से आता है। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद को नजरअंदाज किया गया तो रियासत अपाहिज हो जाएगी। रियासती वजीर केटीआर ने ताज दक्कन हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल प्रोपोगंडा किया गया था कि अगर तेलंगाना आता है तो अराजी की कीमतों में गिरावट हो जाएगी, लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हैदराबाद में अराजी की कीमतें 10 से 20 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद समेत पूरी रियासत में अराजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले ज़राअत की कोई बुनियाद नहीं थी, सरमायाकारी नहीं थी, पानी और बिजली नहीं था। उन्होंने कहा कि माजी में किसानों का ये हाल था कि वो अपनी जायदाद बेचकर भी कर्ज अदा नहीं कर पाते थे, लेकिन आज उन्हें जमीन की जमानत दी गई है। उन्होंने कहा कि जमीन की कीमत बढ़ने से रियासत में लोग पुरसुकून हो गए हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली है। उन्होंने कहा कि 9.5 साल में रियासत में बेहतरी आई है और हमने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। साबिक़ा हुक्मरानों ने उन्हें कोई मौजिज़ाती चिराग नहीं दिया, बल्कि मुस्तहकम हुकूमत और मौसर क़यादत की बदौलत ही तरक्की मुमकिन हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी मसाइल हैं, मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। कर्नाटक के हालात भी इंतहाई दिगरगू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बिल्डर्स तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर हैरान हैं। उन्होंने कहा कि फीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। रियासत में भारी सरमायाकारी आ रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि सरमायाकारी से तमाम शोबे तरक्की कर रहे हैं।
हम अनाज की पैदावार में पहले नंबर पर हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना आईटी सेक्टर में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ने रोजगार पैदा करने और टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तरक्की को जारी रखना है तो बीआरएस हुकूमत को दोबारा आना चाहिए। मुस्तहकम हुकूमत और मजबूत क़यादत ना हो तो तरक्की कैसे मुमकिन होगी। कांग्रेस में सभी ने चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पहली 2 मियादों में उन्होंने आपाशी प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो मरकूज की और तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब बनाया। रियासत में बिजली की कमी पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड आरआर जल्द आ रहा है और ओआरआर और आरआर के दरमियान एक नया हैदराबाद दरियाफ्त होगा। आइंदा मियाद में हर रोज नल के जरिए पीने का पानी फराहम किया जाएगा और इसके बाद 24 घंटे पीने का पानी फराहम किया जाएगा। చూమంతరణంగానే అన్నీ అయిపోయినాయా? వాస్తవం ఏంటి అంటే ఇవాళ నిజంగా రాష్ట్రం 9.5 ఏళ్లలో బాగుపడింది, కొంత పని జరిగింది అంటే డెఫినెట్ గా దానికి ఒకే ఒక్క కారణం, స్టేబుల్ గవర్నమెంట్, ఏబుల్ లీడర్షిప్. స్థిరమైన ప్రభుత్వం, దృఢమైన నాయకత్వం, బలమైన నాయకత్వం. స్థిరంగా ఉండాలి ప్రభుత్వం అంటే ఒక నాయకుడి మీద. ఇప్పుడు మీరు కూడా అందరూ కంపెనీ నడుపుతున్నారు, మీ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ మీరే నడుపుతారు. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీని 6 నెలలకు ఒకసారి ఎండి మారాడు అనుకోండి, పని జరుగుతుందా? ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత కొత్తవాడు వస్తాడు. అందుకే తెలుగులో సామెత ఉంది, రెడ్డి వచ్చే మొదలాడు అని. కొత్త ఆయన వచ్చినాడు మళ్ళీ మొదలుకెళ్ళి మొదలుపెట్టు అని. 6 నెలలకు ఒకసారి కుటుంబ పెద్ద మారినా, 6 నెలలకు ఒకసారి ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ హెడ్ మారినా అక్కడ స్థిరత్వం అనేది ఉండదు. మంచో చెడో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని అమలు చేసే స్థైర్యం, వేగంగా నిర్ణయాలను అమలు చేసే దక్షత గల నాయకత్వం ఉన్నప్పుడే పనులు జరుగుతాయి. 100% ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఇవాళ ఎవరు అవునన్నా ఎవరు కాదన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని నిజంగా కూడా అసాధారణమైన విజయాలు మనం సాధించాం. ఈ 9.5 ఏళ్ళు, నిజానికి 9.5 ఏళ్ళు అంటున్నాం కానీ మాకు నికరంగా దొరికింది కేవలం 6.5 ఏళ్ళే. 2 ఏళ్ళు కోవిడ్కి పోయింది కదా. 9.5 ఏళ్లలో 2 ఏళ్ళు తీసేస్తే ఈ సెకండ్ టర్మ్ లో మొత్తం కోవిడ్కి పోయింది. ఆ టైంలో మొత్తం గందరగోళం, ఆర్థిక సంక్షోభం తప్ప నిజంగా కూడా సరే హైదరాబాద్ లో మనం కొన్ని రోడ్లు వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ టైంలో కూడా మనం ఏమి ఊరికే ఖాళీగా లేము, ఆ టైంలో కూడా పని చేసుకున్నాం. కానీ పోయింది 2 ఏళ్ళు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆనాడు 1,00,000 కోట్ల నష్టం కూడా వచ్చింది ప్రభుత్వానికి. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मौजूदा बीआरएस हुकूमत में अक़लियतें महफूज हैं और बीआरएस ही अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद की अहल है, जबकि साबिक़ा हुकूमतें अक़लियती तबके को सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल करती आई हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हनमकुंडा में डी विनय भास्कर की इंतखाबी मुहिम के दौरान माइनॉरिटी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत की अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को मुतारिफ किया है, जिसकी मुल्क भर की दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अक़लियतों की तालीमी और मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम, शादी मुबारक स्कीम, अक़लियती तलबा को बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए माली इमदाद के अलावा दीगर कई स्कीमात पर मौसर अमलावरी की है, जिसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक़्क़द शुदनी असेंबली इंतखाबात में कार के निशान को अपना कीमती वोट देकर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि बीआरएस के दोबारा इक़्तिदार से रियासत की अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए मज़ीद स्कीमात को मुतारिफ किया जा सके। पुराने शहरी हैदराबाद की जमात तो मुसलमानों के लिए लड़ते रहती है, उनको हकूक़ दिलाने के लिए कोशिश करती है। हमारा उनका पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, खाली फ्रेंडशिप है, थोड़ी सी मोहब्बत है हमसे। असेंबली में उन्होंने भी बोलते हैं, सीएम साहब सुनते हैं, मगर हम 4 मीनार में भी कांटेस्ट कर रहे हैं, हम चंद्रायन गुट्टे में भी कांटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, वो एमआईपी उधर कहते हैं, बीआरएस भी उधर। क्या बोलेंगे हम, किस तरह मिल सकते हैं बताइए, ये गलत बात है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, मैं आपके पास आया हूं यही बताने के लिए। मेरा भाई ने कहा पानी, अरे पानी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में पानी है, घर घर तक नल है तो वो है तेलंगाना स्टेट।
कहीं है क्या बताइए? अरे हैदराबाद में इतनी किल्लत होती थी, आपके वरंगल हलमकुंडे में कितनी किल्लत होती थी। सीएम साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, कितना 3 साल में कंप्लीट किया। अगर कांग्रेस होती तो 20 साल लगा देती थी। उसके जरिए घर घर पाइपलाइन डाली गई। पानी का कनेक्शन 50 लोग भी किसी ताड़े में रहते, वहां तक पाइपलाइन डाली गई। और नल का कनेक्शन सिर्फ 1 रुपए में दिया गया। और नल का बिल नहीं है। तेलंगाना एक स्टेट है जहां पानी फ्री प्रोवाइड किया जाता है। करंट का आप जानते हैं ना। मैं परसों एक साहब के पास गया, वो बेचारे मेरे बचपन के दोस्त है, गरीब आदमी थे। घर में से याद किए, भाई आप तो होम मिनिस्टर है, कैसा मिलना है? मैं बोला भाई मैं खुद करा रहा हूं। मैं घर गया तो बाजू वाले ने भी कहा जरा साहब मेरे पास आई। 100 गज का घर था, मैं गया तो लिफ्ट था। मैंने कहा भाई आपके पास तो लिफ्ट है, आओ साहब वो केसीआर साहब को दुआ दीजिए आप, मेरी माँ के घुटनों में बहुत दर्द है। पहले लगाया था साहब, एक बार मेरी माँ फंस गई थी साहब, 4 घंटे निकाल नहीं सका उसके लिए। अब सीएम साहब करंट बंद नहीं करते, फिर से लगा लिया हूं ताकि मुझे मेरी माँ को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक ले जा सके। ये करंट देने वाला कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो केसीआर है। रखिए, हम इन लोगों को लाएंगे जो हमें हमेशा फिसादात में फंसाते थे, पुलिस केसों में फंसाते थे। कांग्रेस हमें कभी नहीं बख्शा है। आप भी बोलिए, तेलंगाना बनने से पहले बिटोली में 5-4 मुसलमानों को जला दिया गया था, जिंदा मुसलमानों को, याद है नहीं आपको? हमेशा फिसादात होते थे। आज इसलिए आया हूं, अमन की स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। लोग थोड़ी जल्दबाजी में बड़े बड़े बातें करते हैं, व्हाट्सएप मीडिया देखते हैं। ये नौजवान है, उनसे गुजारिश करता हूं, नौजवानों का मुस्तकबिल बनेगा तो इसी तेलंगाना स्टेट में बनेगा। हर शोबेहात में तरक्की करेंगे तो हम तेलंगाना में तरक्की करेंगे। ये मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमें डराने के लिए ऐसे बातें करते हैं ताकि फिर से वो पावर में आए। हमारे केसीआर साहब जितने सेकुलर है, जितने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, हमेशा वो तकरीर में एक बात कहा करते थे। जब तेलंगाना मूवमेंट में मैं भी उनके साथ था, मूवमेंट में एक बात कहा करते थे, मेरे वालिद साहब के घर में एक रूम था। हम 3, 4, 5, 6 तो रूम थे, मगर एक रूम था जिसकी सफाई मेरी माँ करती थी, जिसकी सफाई मेरी माँ करती थी। उस रूम के अंदर एक जानिमाज बिछाते था, एक रियाल और कुरान रहता था, वो मेरी माँ जाकर पूरा पोछा करके रख के आती थी। वजू करने के लिए पानी का इंतजाम करती थी। जो बुजुर्ग आते मेरे घर, मुसलमान आते, तो वो जाकर मेरे रूम में जाकर नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे कुरान। ये कल्चर बचपन से उनका कल्चर है। इसमें किस तरह तब्दीली आ सकती है बताइए? ये रेवंत रेड्डी, अब क्या बोलूं मैं रेवंत रेड्डी का, ये पक्का आरएसएस वाला है। हमारे बुजुर्ग पूछिए, चीचा से पूछता हूं मैं, बच्चे ना, इसलिए हम स्कूल जाने से पहले बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाते हैं। ये रेवंत रेड्डी पहले कहाँ गया? संघ परिवार के साथ जुड़ गया। कितने 7-8 साल उनके साथ चलते रहा। बाद में कहां पर आया? टीआरएस में आया। जो पहले टीआरएस थी उसमें आया। उसके बाद तेलुगु देशम में गया। क्या करा तेलुगु देशम में? चंद्रबाबू नायडू को देखते ना, जेल को भिजाने में पीछे न करा, जेल को भिजाने में नंबर 1 रेवंत रेड्डी है। और जैसे चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में ऑफिसर में जाओ, शादी खाने में आकर तोबा कर रहे थे कि अब हम बीजेपी से नहीं मिलेंगे, फिर ले आकर बीजेपी से मिलाने वाले रेवंत रेड्डी साहब आज वो चीफ मिनिस्टर का दावा डाल रहे हैं। एक तरफ जाना रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक तरफ उत्तम कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक तरफ रेड्डी ब्रदर्स उठ गए हैं। ये किधर क्या थे भाई? जुम्मा 8 दिन हम तो इस तेलंगाना में खिदमत करते हैं कांग्रेस की, हमें होना चाहिए। एक तरफ बीसी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, संगारेड्डी के जग्गा रेड्डी साहब हो गए। मैं कहता हूं 50 चीफ मिनिस्टर के पास दावेदार है। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? किस तरह बन सकता है? ये नामुमकिन है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से, इलेक्शन का टाइम आता है, सभी लोग आते हैं, मैं भी आपका भाई हूं, आपका खादिम हूं। मुसलमानों को इज्जत देने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आपके भाई को बनाया।
और रेवेन्यू मिनिस्टर थी। मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद किसी ने रेवेन्यू मिनिस्टर मुसलमान को दी? उसके बाद होम मिनिस्टर थी, क्योंकि मुसलमानों में खौफ और दहशत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात खराब थे। गुजरात में मुसलमानों को काटा जा रहा था। इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर को रखकर, हमारे स्टेट में रखकर, विनय अन्ना जैसा बोले ना, हमारे नौजवान जो है ना, इनके पिता समान है तो केसीआर है, हमारे बुजुर्ग के बेटे हैं तो केसीआर है, मेरे बहनों के भाई है तो केसीआर है। हमारे घर में एक लीडर रख के हम कहीं को दिल्ली तक जाने की जरूरत है? गली अच्छी होना चाहिए, दिल्ली अच्छी होना चाहिए। मैं तमाम भाइयों से पूछता हूँ, हम गली में अच्छा रहना चाहिए, दिल्ली में जाना चाहिए? डेफिनेट गली का लीडर हमारे केसीआर साहब, हमारे बेटे, हमारे भाई। मेरी अम्माओं से गुजारिश है, जरा सुबह सुबह उठ के 30 तारीख को जरा सुबह, फजर की जरूरत नहीं है, फजर की नमाज के बाद जरा नाश्ता जल्दी तैयार करिए, सबको ले जाकर वोट डाल के 8 बजे हमारे विनय अन्ना को, ये है ना ये टाइगर हमारा विनय भाई को बड़ी मेजॉरिटी जिताइए। पिछली मरतबा से ज्यादा अगर मेजॉरिटी आना है तो विनय भाई को आना चाहिए। ये केसीआर साहब का छोटा भाई मैं हूं, और मेरा छोटा भाई है तो मेरा विनय भाई, इसको जिताइए। यही गुजारिश करने के लिए आज आपके पास आया हूँ। मेरी तमाम बहनों का, तमाम मेरे भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टाइम कार के निशान को वोट लगाकर पुराने शहरी हैदराबाद की जमात तो मुसलमानों के लिए लड़ते रहती है, उनको हकूक दिलाने के लिए रियासती वजीर वो हल्का असेंबली सनत नगर के बीआरएस उम्मीदवार टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तरक्याती और फलाही प्रोग्राम ही बीआरएस पार्टी की जीत की जमानत साबित होंगे। श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर के बेगमपेट के हुदूद में वाक़ देवड़ी, तबेला, विखार नगर और भगवंतापुर में घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जो तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए, जिनको गुज़िश्ता 50 सालों में नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वजीर आला के सिया ने तमाम तबकात के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बरसों तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की तरक्की को बिल्कुल या नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अवाम चाहते हैं कि अब जो तरक्याती और फलाही प्रोग्राम चल रहे हैं वो जारी रहें। उन्होंने वाजे किया कि तीसरी बार वजीर आला के तौर पर केसीआर की क़यादत में बीआरएस हुकूमत कायम होगी। बीआरएस उम्मीदवार और रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि आंध्राई हुक्मरानों ने दहली की जमातों के साथ मिली भगत की है और वो तेलंगाना को दोबारा लूटने के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर कमलाकर ने जिला करीमनगर के कोत्तापल्ली मंडल के मलकापुर और लक्ष्मीपुर गांव में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रियासती वजीर कमलाकर ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से शुरू की गई फलाही स्कीमों की वजाहत की और उनसे एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देने की अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बंडी संजय करीमनगर एमपी के तौर पर जीत गए तो आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि जो शख्स एक दिन भी गांव का चेहरा नहीं देखता वो एमएलए के तौर पर जीत गया तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कार के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि इस हल्के को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके। మరి మళ్ళా కరెంటు పోతుంది, నీళ్లు పోతుంది, దళితులు కోరుకుందామా? తెలంగాణ తెలంగాణ కంటిన్యూ కావాలి. అంటే మా పెద్ద మనిషి ఏమంటానంటే తెలంగాణ గుండె నిండా తెలంగాణ కాబట్టి బతికినాం. రుణమాఫీ రుణమాఫీ రైతు బంధు రాబట్టి, ఉచిత కరెంట్ రాబట్టి, పెన్షన్ రాబట్టి, రోడ్లు మంచిగా అయినాయి, పంట పండేబట్టి, పంట పండి కొనబట్టి, కొన్నాక తక్కువ అక్కడ పడనబట్టి ఈ ప్రభుత్వం కొడుకుందామా, దళిత ప్రభుత్వం కొడుకుందామా? వాళ్ళ కేసీఆర్ నాయకత్వం అమ్మా, ఇగో ఇదమ్మా 5 సంవత్సరాలు ఎన్నికలు అత్తైపోతాయి, కానీ మన పోరాటం రూట్లో మన్ను కొట్టకుండా పెంచుకున్న తెలంగాణ కాపాడుకోవాలి. ఇన్నరపల్లి ఇగో ఇది లేదు అరగోస వర్తం
తెలంగాణ రాకముందు ఏం కోసం ఉంటుంది తల్లి? కరెంటు కోసం. దోమలు గుంటి దోమలు సాగకపోదు మనం వచ్చిందా కరెంటు? सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स हल्के के मजलिस इंचार्ज मोहम्मद अनवर सादात की निगरानी में हल्के असेंबली जुबली हिल्स के इलाके बोराबंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करके मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोराबंडा साइड 3, बोराबंडा पंखा साइड 2, साइड 3 और साइड 4 के इलाकों में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर साबिक शरीक ऑप्शन मेंबर मोहम्मद जानी, मजलिसी कॉर्पोरेटर नरसिंह राव के अलावा एरागड्डा कॉर्पोरेटर के फर्जंद मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद जफर के अलावा दीगर मौजूद थे। पूछ रहे चले जाऊं मैं। It's the political arrogance of Congress party, and Rahul Gandhi lost in Amethi. Did he take some money from Smriti Modi? How much money did he take? Rahul Gandhi suffers from political amnesia, political arrogance, and he believes in politics of entitlement. That is his biggest weakness. All this facade of sweet talking, smiling faces, just a facade. So people see him, have known him now. So just. हल्के असेंबली सेरी लिंगमपल्ली में बीआरएस उम्मीदवार अरिके पोडी गांधी की जानिब से इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। चुनाचे रुकने असेंबली सेरी लिंगमपल्ली व बीआरएस उम्मीदवार गांधी ने सेरी लिंगमपल्ली के मादापुर डिवीजन का पैदल दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान बीआरएस उम्मीदवार गांधी ने मादापुर डिवीजन के गूगल प्लॉट्स में घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात और बीआरएस के मंशूर की वजाहत करते हुए कार के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। गांधी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि जब वो वोट मांगने घर जाते हैं तो फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि गूगल प्लॉट्स का इलाका अदालत के तनाज़े का शिकार होने के बावजूद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कोशिशों के नतीजे में इस इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम की गईं और नोटरी के प्लॉट्स को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खुसूसी जीओ को जारी किया गया है। एरिके पोडी गांधी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में आवाम जिम्प जिलानी को सबक सिखाएंगे। గూగుల్ ప్లాట్స్ లో ఇంటింటికి ఓటు అడిగే కార్యక్రమంలో పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నాం। మరి చూస్తా ఉన్నారు పూల వర్షం, మా ఆడపడుచులు హారత బట్టి ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి। ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓటు అడగడానికి నైతిక హక్కు ఎవరికి లేదు। నేను చాలా చోట్ల మొండిగా చెప్తా ఉంటా, సమాజంలో ఓటు అడిగే హక్కు ఎవరికైనా ఉండొచ్చు, నైతిక హక్కు అనేది ఉంటుంది। ఈ ప్రాంతానికి మనం ఏం చేశాం, వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇతర పార్టీల వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది వేరే చేసుకుంటే అందుకనే మాకు తప్పించి ఓటు అడిగే నైతిక హక్కు లేదని అంటున్నా। పని చేస్తాం। అభివృద్ధి, తాగునీరు దగ్గర నుంచి సివరేజ్ వ్యవస్థ దగ్గర నుంచి రోడ్ల వరకు కూడా 85-90% స్థాయికి తీసుకొచ్చాం। మరి లీగలా ఇల్లీగలా కోర్టు వివాదాల అనకుండా అదే సుప్రీంకోర్టు ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది, ప్రజలు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలదే అన్న విషయాన్ని న్యాయస్థానాలే గుర్తు చేశాం। కాబట్టి చిన్న చితక సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి వెనకడు వేయకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి కేటీఆర్ గారి అధికారుల సహకారంతో అభివృద్ధి చేయగలిగాం। బ్యాలెన్స్ అభివృద్ధి చేస్తాం। ఈ ప్రాంత ప్రజలకి, నివాసం ఉంటున్నటువంటి ప్రజలకి, కొనుక్కున్నటువంటి ప్రజలకి కూడా న్యాయం చేసి వాళ్ళకి శాశ్వత హక్కులు కల్పించే విధంగా కూడా, గతంలో కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు,
ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక జీవో ఇచ్చాడు. నోటరీలో ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో లిటిగేషన్లో ప్రజలు అస్తవ్యవస్థ పడకూడదు, ఇబ్బందులు పడకూడదు అనే గొప్ప ఉద్దేశం. रुकने असेंबली हल्का असेंबली मुशीराबाद वो बीआरएस उम्मीदवार एम गोपाल की तायद में मुशीराबाद में एक इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें रुकने असेंबली मुशीराबाद एम गोपाल, रुकन कानून साज कौंसिल प्रभाकर राव, साबिक रियासती सेक्रेटरी बीआरएस मोहम्मद शरीफुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाते हुए आवाम से कार के निशान को वोट देकर बीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। एक बार गोरखपुर 2009 में मोदी में मर चुके थे। वो होने के बाद और एक बार बड़े पैमाने से मुर्शिदाबाद में आज तक जो देने का प्रॉब्लम मसला था वो मसला हल कर दिए और साफ पानी सब कुछ मिला और इतना गोरखपुर के रोड़ा चले थे, लेकिन गली गली में बड़े पैमाने से रोड डेवलप करे और करंट का भी अच्छा डेवलप कर काम करते हैं और हर जगह हम आप स्पेशली भी सपोर्टिंग मुस्लिम भी कर रहे वो तो हमारे चल रहा वैसा। आपको मालूम रहना चाहिए हैदराबाद से मुर्शिदाबाद कांस्टिट्यूंसी में कम से कम 12 बस्ती दवाखाने बाजू बाजू में जो गोरखपुर के बाद 2 बस्ती दवाखाने चल रहे हैं, वो उसमें चिंता है। 2001 से 14 तक तहरीक में था तो लोग मुझे पकड़ कर पूछते थे कि भाई तेलंगाना नहीं आता, क्यों मजाक कर रहे, क्यों कर रहे। तो मैं ये सीना ठोक के बोलता था कि 14 साल तहरीक में हम काम करे, तेलंगाना आता और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले का नाम केसीआर है। जिस तरह तहरीक में हम लोगों से कहा करते थे, ठीक उसी तरह आज मैं तमाम मुसलमानों से कह रहा हूँ, फिक्र मत करिए, केसीआर के जैसा लीडर सारे हिंदुस्तान में नहीं है। केसीआर साहब की नीयत बिल्कुल साफ है। हमने हाल ही में असेंबली के अंदर रिजर्वेशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाया। अब आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है, क्या मुमकिन है वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन, वहां 12% रिजर्वेशन मुमकिन है? हरगिज नहीं। तो हमारी नीयत साफ है। जिस तरह तहरीक में तेलंगाना अलहदा होना नामुमकिन था, जिसको मुमकिन बनाया केसीआर साहब ने, ठीक उसी तरह इस बार मुसलमानों को जो तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं यकीनन मुमकिन होगा, ये मैं कह दूंगा। इस हल्के की तरक्की के लिए क्या क्या काम किए गए? यहाँ तरक्की के लिए मैं सलाम करना चाहूंगा मुठा गोपाल साहब को। हम बहुत खुशनसीब है बशीराबाद के मुसलमान, बहुत कम लीडर पैदा होते हैं। जिस तरह तेलंगाना में एक लीडर केसीआर साहब पैदा हुए, उनकी फैमिली के लोग हैं। मैं मुठा गोपाल साहब जैसा लीडर मेरी जिंदगी में नहीं देखा। 22 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। ये रात और दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर मुशीराबाद की हमजा तरक्की के लिए वो आगे आए हैं और तकरीबन निर्मल जिले हल्का असेंबली मधोल बीआरएस उम्मीदवार जी विट्ठल रेड्डी तानूर मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई रोड शो में शिरकत की और उनके इस रोड शो के दौरान अवाम की जानिब से गैर मुत्तवक़्क़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। बीआरएस उम्मीदवार जी विट्ठल रेड्डी ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से खिताब करते हुए कहा कि उनके दौरे इख्तिदार में तानूर मंडल में कई एक फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है। केसीआर ने तेलंगाना रियासत का क़याम लाने के बाद तेलंगाना की ख़वातीन का खास ख्याल करते हुए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के साथ ही बेवा खवातीन और बीड़ी मजदूर के लिए आसरा पेंशन दिया जा रहा है। अगर बीआरएस पार्टी तीसरी मियाद के लिए हुकूमत बनाती है तो केसीआर आसरा पेंशन के साथ बीड़ी मजदूरों के पेंशन में इजाफा करेंगे। अवाम केसीआर के दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों को देखते हुए इस माह की 30 तारीख को होने वाली रायदही के दिन सिर्फ और सिर्फ कार के निशान को अपना वोट देते हुए केसीआर के हाथ मजबूत करने की अवाम से अपील की। इस मौके पर साबिका एमपीसी चेयरमैन पी कृष्णा, साबिका जेडपीटीसी बाशेट्टी राजन्ना, तानूर एमपीपी चंद्रकांत, साबिका सरपंच शेख अहमद हुसैन के अलावा कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की।
भारत राष्ट्र समिति के रियासती अक़लियती नायब सदर मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन ने अपने हामियों के हमरा जनगांव हल्के में शामिल मदूर मंडल मुस्तकिर व करीबी मुख्तलिफ मवाजियात में BRS पार्टी उम्मीदवार बराए जनगांव हल्के डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की तायद और हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम को कार के निशान को वोट देते हुए डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद BRS में शामिल हो गई। हैदराबाद शहर के हल्के असम्बली नामपल्ली में वाक़े बाजार घाट में कल पेश आए आती ज़दगी के अलमनाक वाक़े में हलाक होने वाले 7 अफराद की आज तदफीन अंजाम दी गई। मज़कूरा 7 महलूकिन की नमाज जनाजा नीलोफर मस्जिद नामपल्ली बाजार घाट में अदा की गई और नामपल्ली के बाजार घाट में वाक़े कुतुब शाही कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। विकाराबाद जिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद ने कहा कि चेलापुर में ये जंगली जानवर नजर आया। मुकामी अफराद ने बताया है कि चेलापुर गांव के आंजनेलू 2 अफराद के साथ रात के वक्त खेत के पास बंधे हुए मवेशियों को देखने के लिए गए थे। उनका कहना था कि तेंदुआ सड़क के दरमियान एक ज़रई खेत से खेतों की तरफ भाग रहा था। उन्होंने फौरन गांव वालों को इत्तला दी। गांव के सरपंच रामलू ने खबरदार किया कि चूंकि चेलापुर गांव एक झाड़ियों वाले इलाके में वाक़ है, इसीलिए रात के वक्त मुकामी अफराद चौकसी इख्तियार करें। इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर मुआयना किया और तेंदुए के पंजों के निशानात हासिल किए। जगतियाल जिले के रायकल पुराने बस स्टैंड के हुदूद में एक किराने की दुकान में आग लग गई। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम फायर ब्रिगेड के वहां पहुंचने तक दुकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता तकरीबन 10 लाख रुपए का माली नुकसान जरूर हुआ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।